नमस्कार दोस्तों, आगे मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आपने थंबनेल पे जैसे कि पढ़ा होगा कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कौन कौन से सवाल कैसे रेज हुए थे। उसको पढ़ने से क्या होगा, आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि जो आयोग है वो क्वेश्चन कैसे रेज करता है। एनईपी जो है कौन सी यूनिट का टॉपिक है, थर्ड या फोर्थ यूनिट का टॉपिक है। तो उसमें सिर्फ उस पूरी यूनिट में एनईपी दिया हुआ है। तो यदि एनईपी एक पूरी यूनिट को ले रहा है तो आपको उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2022 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। इसमें हम देखेंगे कि एनईपी से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज दोनों में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एनईपी की डाल के रखा है उसमें मैंने आपको 9 टोटल मूलभूत सिद्धांत बताए थे। मैंने आपसे पहले कहा है कि किसी भी टॉपिक को कवर अप करने के लिए सबसे पहले उसके जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020 जो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 9 हैं, जिनको आपको थारली पढ़ना है। कि हिंदी माध्यम के बच्चों से भी यही कहूँगी कि इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग हिंदी इतनी क्लिष्ट लिखते हैं कि वो हिंदी माध्यम के बच्चे को भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल होती है। तो जब मैं पेपर देती हूँ तो मैं मोस्टली इंग्लिश पहले प्रेफर करती हूँ कि इंग्लिश में वो चीज़ कैसे दी है, क्योंकि उसके कीवर्ड्स उठा के सीधे पेपर में डाले जाते हैं। हिंदी में थोड़ा सा चेंज कर पाता है आयोग, पर इंग्लिश में एज इट इज़ वैसे ही डालते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो थे फ्लेक्सिबिलिटी, एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सबरमेटिक असेसमेंट, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब आपको आइडिया कैसे लगता है यदि आप इंग्लिश में पढ़कर गए होते जाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये दिया हुआ है, ठीक है। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और है असेसमेंट करके यहाँ पे इस पूरे उसमें असेसमेंट करके कंटिन्यूअस फॉर्मेटिंग असेसमेंट है। दैट मीन्स कि लगातार रचनात्मक मूल्यांकन। तो कंटिन्यूअस इसका आंसर जो होगा यहाँ पे इसने थोड़ा सा चेंज किया है, इसने बोला है योगात्मक मूल्यांकन। तो जबकि आंसर क्या है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, आंसर है लगातार रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, दूसरा पूछा था उसने कि एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है। तो आप खुद देख रहे हो हिंदी में उतना समझ पाना मुश्किल हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम अंडर एनईपी 2020। 4 ये ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था कि एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर कॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे। ये भी थोड़ा पढ़ पाना मुश्किल है, मतलब उसको समझ पाना मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या पूछा गया था इसमें, एक ये पूछा गया था कि जो बच्चे, जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ऑलरेडी, मुझे 7 साल का कॉमर्स का अनुभव है। अब कोई मुझसे कहे कि तुम बीएड में 4 साल और ख़राब करो अपने, तो एनईपी ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है कि जिनको ऑलरेडी पूरा नॉलेज है। अब जैसे 11 से मैंने एमकॉम किया, 7 साल उसको पढ़ा है। अब आप मुझसे कहोगे कि नहीं 4 साल बीएड और करो सेम सब्जेक्ट के लिए, तो मैं उसको नहीं करूँगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एनईपी ने कहा है कि एनईपी के अनुसार किसी विषय विशेष में वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल है, ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा है, उसको तो 4 साल का बीएड करना कंपलसरी है। बट जो पीजी होल्डर है, जिसने मास्टर्स लिया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद ऑलरेडी उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो कितने साल का बीएड करेगा, उसके लिए सिर्फ 1 साल का बीएड होगा। वो सिर्फ 1 साल का बीएड करके टीचिंग में जा सकता है, उसको 4 साल के बीएड की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसने दी है, एनईपी ने दी है 2020 ने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था, उसके अलावा ये आया था कि अकॉर्डिंग टू एनईपी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन।
तो इसके लिए कौन सा किया गया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यदि किसी को इंग्लिश, मैं कह रही हूँ ना कि हिंदी माध्यम के बच्चे, ऑलरेडी उसमें आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही उसने आंसर दे दिया है कि ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो ऑप्शन 1 है, ए है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए हैं कि भाई ये पेपर में आए थे 2022 में। अब थोड़े से क्वेश्चंस के थ्रू यदि पढ़ते हो किसी चीज़ को तो वो बहुत जल्दी आती है। यदि आप उसको थ्योरी फॉर्म में पढ़ते हो, मतलब पैराग्राफ में उसको पढ़ने की कोशिश करते हो या सरकार ने जैसा लिखा है उसको वैसे पढ़ते हो, तो फिर वो नहीं दिमाग में चढ़ती है। इसके लिए सिंपल है फंडा कि आप उसको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उससे पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर होगा। तो जैसे मैंने इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं, उससे शुरुआत करते हैं। जैसे यदि मैं पूछूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो केवल उच्च शिक्षा में सुधार, स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में सुधार, केवल तकनीकी शिक्षा का विकास, या केवल मातृभाषा को बढ़ावा देना। तो इसमें चारों चीज़ आप देख रहे हो ज़रूरी है, पर आपको इसमें एक में टिक करना है। तो इसका आंसर है स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों का सुधार। मदर टंग में मान रही हूँ कि मोदी जी ने मदर टंग को लेकर, अब पहले ये नहीं था कि अब जैसे मैं पंजाब में हूँ, अभी हूँ, तो अब पंजाब में हिंदी भी पढ़ते हैं बच्चे, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, और उनकी जो मातृभाषा है पंजाबी उसको भी क्लास 1 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो केवल मातृभाषा को बढ़ावा तो दे रहा है, ये मोटिव है उसका, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों का सुधार। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है। तो जब हमने पढ़ाई की थी तब हम 10-2 को फॉलो करते थे। 10-2 मतलब कि 10वीं 12वीं, बस ये 2 क्लास रहेंगी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में। पर अब उसको चेंज कर दिया है उसने, रिप्लेस किसको किया, उसने बोला ना कि नई संरचना कौन सी ली है, तो उसने नई संरचना कौन सी ली है, 5-3-3-4। पहले 10-2 था, इसको रिप्लेस करके अब कौन सी आ गई है, 5-3-3-4। इसको हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यदि मैं इसका डिटेल पूछूं, अब आप कहोगे ये 5-3-3-4, तो आप यदि उसको पढ़ रहे होते तो आपको भी नहीं समझ में आता कि 5-3-3-4 क्या है। तो इसको कैसे समझेंगे हम इसको, तो इसमें नया स्कूली ढांचा तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण, दैट मीन्स ECCE, जिसको आंगनवाड़ी कहते हैं या प्री स्कूल कहते हैं या प्ले स्कूल कहते हैं या बाल वाटिका कहते हैं, जो कक्षा 1 से 2 तक रहेगी, यानी 3 से 8 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रारंभिक तैयारी कब से स्टार्ट होगी, तो 8 से 11 वर्ष की आयु में वह कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा। मध्य स्तर पे कब आएगा, जब वो 11 से 14 साल का हो जाएगा, तब वो कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करेगा। माध्यमिक शिक्षा कब कहलाएगी, जब वो 14 से 18 वर्ष का होगा और कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करेगा। ECCE का फुल फॉर्म यदि आता है तो ECCE का जो अभी नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसमें 2020 की NEP में आंगनवाड़ी को अब महत्व दिया गया है। आंगनवाड़ी हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में आंगनवाड़ी कहते हैं, NEPP में इसको थोड़ी इज्जत देकर बाल वाटिका से संबोधित किया गया है। तो ECCE दैट मीन्स अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे पहली बार शामिल किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 5-3-3-4 की ये जो है इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से रिवाइज करिएगा, ठीक है। पेपर में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस चार्ट से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने इसीलिए इसको इजी फॉर्म में बना दिया है, तो ताकि आपको ये संरचना समझ में आए। उसके बाद यदि पूछे कि कक्षा 5 तक शिक्षण किस भाषा में प्रदान करने का सुझाव दिया गया है, ऑप्शन है केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और संस्कृत। तो मैंने आपसे कहा कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा दोनों। मातृभाषा दैट मीन्स कि जैसे हिंदी भाषी है तो हिंदी, स्थानीय भाषा जैसे पंजाब है तो पंजाबी, महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है गुजराती, तो वो उसको लेंगे, स्थानीय भाषा को भी पढ़ेंगे वो बच्चे। आप देखो मध्य प्रदेश में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, जबकि पंजाब में बच्चे हिंदी, इंग्लिश और उनकी स्थानीय भाषा पंजाबी भी पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में NEP 2020 का मुख्य प्रावधान क्या है, उच्च शिक्षा की बात हो रही है ये, ठीक है। केवल सर्टिफिकेट कोर्स,
मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, केवल 2 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम या विदेशी विश्वविद्यालयों पर रोक। तो इसका आंसर है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। सरकार ने अब एबीसी बैंक फॉर्म किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री और एग्जिट इसका ऑप्शन रहेगा कि सर्टिफिकेट अकेला नहीं, अब आप मल्टीपल, जैसे इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो आंसर है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। पर पहले क्या होता था, किसी आर्थिक समस्या से यदि कोई लड़के लड़की जूझ रहे हैं तो वो बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर देते थे, उसकी वजह से उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता था। तो जैसे मान लीजिए उसने 1 साल पढ़ा, उसके बाद उसके पापा के पास पैसा नहीं आया, उसने छोड़ दिया, 2 साल पढ़ा छोड़ दिया, मतलब कि वो 3 साल यदि पूरे नहीं कर पाता है तो जो उसने बेचारे ने 1 साल पढ़ा है उसका क्या, वो व्यर्थ ना जाए, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट ऑप्शन दिया है, जिसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 और 4 ईयर्स विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। दैट मीन्स कि यदि आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन किसी कारण से, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आप 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं किसी कारण से तो आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3 साल पूरा कवर अप कर लेते हो तो आपको बैचलर डिग्री थमा दी जाएगी हाथ में। और यदि आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं आप और 4 साल पूरा अप करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च की डिग्री जो है वो दी जाएगी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट ऑप्शन। तो सिर्फ उन वर्ड्स को रट्टा मार के पेपर नहीं क्लियर होगा। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट से यदि ऐसा कुछ एनालॉजिकल सवाल आता है, रीजनिंग आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। उसके बाद एक एनटीए करके नई संस्था बनाई गई है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो अब क्या करेगी, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, तो आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा एक पेपर बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो पहले ये होता था, जब हम पढ़ते थे हमारी मार्कशीट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमको एडमिशन मिलता था, ठीक है। पहले मैंने माता गुजरी ने क्या मानकुर 22 से पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 5 साल का। दैट टाइम वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, मतलब प्रेस्टिजियस, बहुत उपलब्धि हासिल करना वाला कॉलेज था, उसमें एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं होता था। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि यदि तुम्हारा परसेंट नहीं आया और इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो तुमको 12th के बाद पढ़ाया नहीं जाएगा। उस डर से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया और फाइनली मुझे उसमें जब एडमिशन मिला था तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं उन टॉपर्स में आती हूँ जहाँ पे लोग अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको यदि आप जबलपुर से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे, तो आपको मानकुर बाई के बारे में पता होगा। तो मानकुर बाई में एडमिशन लेना पहले बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, उसमें बहुत मेरिट लिस्ट लगती थी, आपकी परसेंटेज मैटर करते थे। तो अब वो सब ना होके अब सरकार ने क्या कर दिया है कि आपकी परसेंट हो सकता है आपने नकल करके 100 में से 100 ले आए हो, तो वो ना करके उन्होंने कहा है कि अब हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, आपको उसको क्लियर करना है, उसकी मेरिट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिलेगा। तो प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा होगी। NTA देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। ये अभी की 2020 की पॉलिसी में बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो क्वेश्चन है ये आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को एक तो समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, क्या पूछ रहा है वो। तो व्हाट शुड बी द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER करके आएगा पेपर में सीधा, GER। तो जिस बच्चे ने थॉरली ना पढ़ के रट्टा मार लिया होगा उसको नहीं समझ आएगा। GER दैट मीन्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन बाय 2035 इन NEP 2020। इसको हिंदी में समझा देती हूँ कि 2035 तक भारत सरकार का क्या लक्ष्य है। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% कर दे। वर्तमान पूछूं यदि मैं, तो कोई भी बच्चा को नहीं पता होगा कि करंट GER फॉर हायर एजुकेशन क्या है। अभी मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे दिखा उसमें कि 28.4% है। किस एज ग्रुप के लिए है, तो 28 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं अभी एनरोल है पूरे भारत में, वो भी आप खुद देख लो 28.4% है। हम कितना पीछे चल रहे हैं शिक्षा में। एक और क्वेश्चन रेज होगा कि NEP 2020
भारत सरकार के बजट में शिक्षा को कितना % देने के लिए बोल रही है। अभी कितना देती है, 1% देती है या 2%, 1 से 2% देती है। इस पूरे भारत वर्ष की पढ़ाई के लिए सिर्फ सरकार 1 से 2% देती है, जबकि रक्षा पर टोटल 12% खर्च करती है। तो अब आप देखो हम क्यों पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 1 या 2% मिलता है। जबकि ये कह रही है, NEP कह रही है कि एटलीस्ट 6% तक तो खर्च करो एजुकेशन पर। तो क्वेश्चन यदि आएगा तो 6% बोला है NEP ने। GER 2035 तक कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, जो करंट में कितना है 28.4 है। 2021-22 का ये है डेटा, ठीक है। यदि पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट का कितना है GER करंट में, तो 25.9% है। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जनजाति का कितना है, तो 21.2% है। जेंडर मतलब फीमेल का पूछेंगी, मेल का तो नहीं पूछेगा, फीमेल का भी वर्तमान में कितना है, तो अब आप खुद सोचो कितनी दयनीय अवस्था है कि 1.01% है। फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वर्तमान में 1.01% है, जबकि शेड्यूल कास्ट का 25% है, शेड्यूल ट्राइब का 21% है। तो आप खुद देख रहे हो, ये जो मैंने दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको थॉरली पढ़ना। NEP 2020 में 2030 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात क्या होना चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चे आप समझ पा रहे हो, सकल नामांकन अनुपात कितना टिपिकल हिंदी दिया है, कैसे समझेंगे हम इसको। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इसको बिठा लो दिमाग में, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश का हो। GER यदि आता है 2035 तक, NEP कितना करेगा 50%, वर्तमान में कितना है 28.4%, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि ये जो करंट रिपोर्ट है जो मुझे मिली है GER मुझे कहाँ से मिला, तो इसके लिए एक बनाया गया है AISHE रिपोर्ट होती है जो हर साल रिलीज़ होती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AISHE। ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 2010 और 11 से स्टार्ट हुआ है। ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ये 2021-22 का दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है ये, ठीक है। द सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड सिंस 5 ईयर्स प्लान। कौन से 5 ईयर्स प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हिंदी माध्यम के बच्चे पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रही हूँ मैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए सरकार ने इसको बोला था कि ये अब हर साल रिलीज़ होगा, तो ये 2021 और 22 का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या है। आंसर है असेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स, दैट मीन्स कि टू अवॉइड रट्टाफिकेशन। अब हमको क्रिटिकली खुद से सोचना है, हमारी स्किल्स को डेवलप करना है। आंसर क्या होना चाहिए उसको आपको खुद से लिखना है, सोच कर लिखना है। जितना आप सोच पाएंगे, आपकी स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, तभी हम एक IAS IPS अधिकारी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब आंसर राइटिंग आती है ना, तो 12 तक तो हम याद कर करके लिख लेते हैं, पर जब वहाँ पे पेपर देना होता है और वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर खुद से बनाने पड़ते हैं, तब नहीं हो पाता। तो अभी से सरकार ने बोला है कि अब पेपर असेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स पर निर्भर करेगा। 2020 के तहत किस मंच की स्थापना की जाएगी, तो NETF, दैट मीन्स नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। तो ये पार्ट A था, इसका पार्ट B लेकर आऊँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है NEP। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।